Hello बच्चों, welcome back to my channel Study with Ekta. So today we're going to start with your last module of nationalism in India, that is sense of collective belonging. अच्छा, collective belonging को समझ लेते हैं बेटा क्या मतलब होता है। देखो जैसे आपकी अगर स्कूल में कोई मैच चल रहा है या आपके स्कूल में कोई स्पोर्ट्स डे है, ठीक है, आपके स्कूल ने ट्रॉफी जीत ली, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो रहा है या इंटर हाउस कॉम्पिटिशन हो रहा है, आपके हाउस ने ट्रॉफी जीती, आपकी कंट्री ने क्रिकेट मैच जीता, ठीक है, इंडिया की क्रिकेट टीम है, तो वो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग जो आती है ना, उसको कलेक्टिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, इसमें टुगेदरनेस की फीलिंग, जहाँ पे हम कॉमन वैल्यूज़, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री सब कुछ एक साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की शुरुआत करेंगे बेटा इस पिक्चर के साथ। इस पिक्चर में आपको बाल गंगाधर तिलक जी दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के अंदर एक नारा दिया था कि फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। अब तिलक जो है उनको हमने इस पिक्चर में कैसे दिखाया है, ही सराउंडेड बाय द सिम्बल्स ऑफ यूनिटी, मतलब सभी धर्म एक हैं, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ठीक है, एवरी रिलीजन इज़ यूनाइटेड विद ईच अदर, किसी में भेदभाव नहीं है। वो भावना कलेक्टिव आइडेंटिटी की तभी आएगी जब हम एक दूसरे के साथ मिल बांट के शेयर करके अपनी फेथ, अपने बिलीफ के साथ मिलकर चलेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बेटा इसके आंसर को जैसे आपने अटैम्प्ट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है दैट व्हाट वर द डिफरेंट वेज एंड मेजर्स दैट वर अडॉप्टेड बाय द इंडियंस टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग इट्स पीपल। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट आपने लिखना है बेटा, दैट वुड बी योर भारत माता। ठीक है, आपको यहाँ पे साइड पे नज़र भी आ रहा होगा भारत माता का विजुअल। ठीक है, अब आइडेंटिटी ऑफ द नेशन इज मोस्ट ऑफन सिम्बलाइज्ड इन अ फिगर ऑफ अ इमेज। देखो आपने चैप्टर 1 किया, नेशनलिज्म इन यूरोप किया, वहाँ पे भी आपने देखा कि फ्रांस की एलेगरी थी, जर्मनी की एलेगरी थी, ब्रिटेन की एलेगरी थी, मतलब हमने एक आइडिया को एक रूप दे दिया। ठीक है, एक फिगर के साथ सिम्बलाइज कर दिया, तो आप एटलीस्ट उसके साथ रिलेट कर पाते हो, रिलेटेबिलिटी बन जाती है। ठीक है, दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। लोग भी तो नेशन के प्रति एक रिलेटिविटी बिल्डअप कर सकते हैं ना। आपको वो इमेज अगर सामने नज़र आती है तो आप ये बता सकते हो कि हाँ, इस देश के हम वासी हैं, हमारा ये देश है, हमारी मातृभूमि है, हमारा मदरलैंड है। तो 20th सेंचुरी में जब ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म बहुत चरम सीमा पे थी, यानी कि स्ट्रगल जो हमारा चल रहा था वो इस कदर पहुंच चुका था कि अब हमें आज़ादी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आइडेंटिटी ऑफ इंडिया इट केम टू बी विजुअलाइज्ड एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। तो इंडिया की जो पहचान थी वो किससे करी गई, एक भारत माता के फिगर के साथ, एक इमेज के साथ। ठीक है, और ये इमेज बच्चों किसने क्रिएट करी थी, सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ये क्रिएट करी थी। और बच्चों इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन है जो पेपर में अक्सर काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, कौन से ईयर में, इन 1870 ही रोट वंदे मातरम। वंदे मातरम हम सब जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर हमारे देशभक्ति का गीत रहा है जो हमने अपनी मदरलैंड, अपनी भारत माता को समर्पित किया। ठीक है, फिर बाद में ये जो इन्होंने हिम लिखा, ये जो देशभक्ति का गीत लिखा, इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नॉवल कॉल्ड आनंद मठ। ठीक है, तो अब आपको ये भी यहाँ पे 1 वर्ड क्वेश्चन पकड़ लेना है कि कौन सी नॉवल थी जहाँ पे वंदे मातरम गीत लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। ठीक है, और उसको स्वदेशी मूवमेंट में बहुत ज़ोरों शोरों से गाया गया था। आपको पता है ना बंगाल में क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, 8th स्टैंडर्ड में हमने ये पढ़ रखा है, लेकिन हल्की सी आपको मैं रिकैप दे देती हूँ। स्वदेशी मूवमेंट हमारी इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत बड़ा हिस्सा रहा, जहाँ पे लोगों ने ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट करके इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करने की, मतलब अपने कहते हैं ना वो, मतलब उन्होंने सोच लिया कि अब हम इंडियन गुड्स ही यूज़ करेंगे, ब्रिटिश गुड्स को हमने बायकॉट कर देना। तो वो बॉन फायर में वो सब जलाना, और ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या हुआ था ना, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, बंगाल को डिवाइड कर दिया था। अब डिवाइड करने का उनका आपको पता ना एक ही कॉन्सेप्ट था, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, अब इंडियंस गुस्से में आ गए थे क्योंकि डिवीजन जो था वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक कर रहा था। तो लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कि हम ब्रिटिश गुड्स बायकॉट कर देंगे, हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे, हम सिर्फ इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को ही सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा रिकैप दिया मैंने आपको स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल का, राइट। तो उस टाइम ना ये वंदे मातरम का गीत बहुत गाया जाता था। एंड मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट अबिंदर नाथ टैगोर ही पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। अब आप देख सकते हो बेटा इस पिक्चर के अंदर, यहाँ पे आपको साइड पे जो पिक्चर नज़र आ रही है वो है भारत माता की, जिनको किन्होंने पेंट किया था, अबिंदर नाथ टैगोर। अगेन 1 वर्ड का यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ठीक है, टैगोर जी ने इस इमेज को पेंट किया और इस पेंटिंग के अंदर भारत माता को कैसे दर्शाया गया है, कैसे पोर्ट्रे किया गया है, एक बहुत ही एस्थेटिक फिगर
फिगर, यानी कि बहुत ही काम, बहुत ही कंपोज्ड, जिसका मतलब किसी भी तरह से आप कह सकते हो कि फिज़िकल स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में जिसको हम कह सकते हैं दर्शाया गया है, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन को दर्शाया गया। आप देख सकते हो भारत माता की इस पिक्चर के नीचे आपको बॉक्स में नज़र आ जाएगा कि द मदर फिगर इज़ शोन एज डिस्पेंसिंग लर्निंग, फूड एंड क्लोथिंग, ठीक है। तो आपको लर्निंग भी नज़र आएगी, उसके हाथ में एक स्क्रिप्चर है, ठीक है, आपको उसके हाथ में एक क्लॉथ नज़र आएगा, ठीक है। देन आपको हाथ में एक माला नज़र आएगी, रोजरी बीड्स नज़र आएंगे, जो कि मतलब इन सब अलग अलग वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। तो बहुत ही काम, बहुत ही कंपोज्ड, शांत, डिवाइन, एक डिविनिटी, एक भगवान का उसमें ऑरा नज़र आ रहा है, और बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही रिलीजियस उसको देखकर आपको एक फीलिंग आती है। अब क्या हुआ ना, जैसे जैसे टाइम आगे बीतता गया, सब्सीक्वेंट ईयर्स में जो भारत माता की इमेज थी उसने अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग शेप्स, मतलब हर तरीके से लोगों ने अपने माइंड के हिसाब से उसको कैसे इंटरप्रेट किया धीरे धीरे समय के साथ, है ना। डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट ने उसको कैसे पेंट किया, तो बहुत ही पॉपुलर प्रिंट्स जो थे वो सर्कुलेट होने लगे पूरी कंट्री के अंदर। डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज द एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। उसके प्रति जो आपकी श्रद्धा थी अपनी भारत माँ के प्रति, वो एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो कि एक आधार बना, एक फंडामेंटल बना, एक फाउंडेशन बनी, जिससे कि नेशनलिज्म की तरफ जो हमारी प्रोग्रेस थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग गई, ठीक है। अब आपने जो सेकंड पॉइंट लिखना बेटा वो आएगा आपका फोकलोर, फोकलोर एंड फोक सॉन्ग्स। So this is going to be your second heading. Once you start attempting the question, आपको सब headings के बाद जितने भी मैंने पॉइंट्स अभी एक्सप्लेन किए हैं उन सबको आपने 1 2 3 4 पॉइंट्स में अटैम्प्ट करना है, ठीक है। ओके, अब फोकलोर क्या होता है बेटा? फोकलोर होता है जब हम बहुत सारी अपनी कंट्री की स्टोरीज़, अपनी कहानियाँ, और जिसको आप ये भी बोल सकते हो कि उसके अंदर ट्रेडिशनल बिलीव्स आ जाते हैं, सॉन्ग्स आ जाते हैं, कस्टम्स आ जाते हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ पीपल के, जो कि जनरेशन से जनरेशन पास डाउन किए गए हैं, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने पुरानी दादी नानियों के मुंह से कितनी पुरानी हम कहानियाँ सुनते हैं, गाथाएँ सुनते हैं, रीति रिवाज, कस्टम, सब कुछ, कितनी प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो वो लोग करते थे, तो वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहे थे, ठीक है। तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। मतलब हमारा इंडियन फोकलोर कैसा है, हमारी ट्रेडिशनल कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, कहानियाँ, गीत कौन से गाए जाते थे, उसको रिवाइव करने का भी एक बहुत बड़ा मोटिव यहाँ पे उन्होंने उठाया कि नेशनलिज्म के आइडिया को अगर डेवलप करना है तो अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को रिवाइव करो। तो लेट 19th सेंचुरी इंडिया के अंदर नेशनलिस्ट ने क्या किया बेटा, फोक टेल्स, जो बड़े बड़े बार्ड्स यानी कि जो पोएट्स गाते थे, उनको रिकॉर्ड करना शुरू किया। गांव गांव टूर करके सभी फोक सॉन्ग्स को इकट्ठा किया कि इस गांव का, उस गांव का, अलग अलग हमारी हिस्टोरिकल जो ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं उनको किस तरह से हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। These tales, they believed, gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by the outside forces. Outside forces यानी कि ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश इंडिया के अंदर रहकर, ठीक है, अपने ही कंट्री में रहकर हमें अपने ही ट्रेडिशन एंड कल्चर से दूर रखा, हमारे ही ट्रेडिशन कल्चर को उन्होंने बिल्कुल डैमेज कर दिया, मतलब हमें रिलेट ही नहीं करने दिया अपने कल्चर के साथ। तो बहुत ज़रूरी था कि हम इस फोक ट्रेडिशन को प्रिजर्व करें ताकि अपनी नेशनल आइडेंटिटी को पहचान मिल सके, एक सेंस ऑफ प्राइड, एक शान महसूस कर सकें कि हम अपनी कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शुरू कर दिया, सारे बैलेस कलेक्ट किए। बैले पता है ना आपको, वो जो एक प्ले होता है जिसके अंदर आपको एक कहानी गा के बताई जाती है, ठीक है। नर्सरी राइम्स, मिथ्स, सभी के सभी सब इकट्ठे होकर इन्होंने सभी चीज़ों की कलेक्शन करी, एंड इट लेड द मूवमेंट फॉर द फोक रिवाइवल, कि हमारा जो भी फोक है, हमारा जो भी ट्रेडिशन है, कल्चर है, कस्टम्स है, बिलीव्स हैं, सबको वापस से रिवाइव करना है। सो इन मद्रास नतेसा शास्त्री पब्लिश्ड अ मैसिव 4-volume कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स, अ फोकलोर ऑफ सर्दर्न इंडिया, ठीक है। अब सर्दर्न इंडिया की अलग अलग फोक टेल्स, उनके अपने कस्टम्स, बिलीव्स थे, तो उस नतेशा शास्त्री जी ने 4 वॉल्यूम की एक किताब छापी जिसका नाम रखा फोकलोर ऑफ सर्दर्न इंडिया। तो इस तरीके से उन्होंने प्रिजर्व किया अपने साउथ का कल्चर। उनका मानना था कि जो फोकलोर है ना, वो पूरी हमारी कंट्री का एक नेशनल लिटरेचर है, जिसको सिर्फ एक ही रीजन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, पूरी कंट्री को उसके साथ रिलेट करना चाहिए। एंड इट इज़ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। जो विचार आते हैं हम उसी की मैनिफेस्टेशन अपने सामने किसी रूप में देखना चाहते हैं, ठीक है। तो उनको लगा कि ये जो फोकलोर है सर्दर्न इंडिया का, ये पूरी कंट्री का एक नेशनल लिटरेचर होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। अब आपने फोक टेल सुनी होगी तेनाली रामा की,
है ना। पंचतंत्र की स्टोरीज़ के बारे में आप जानते हो, फोक सॉन्ग्स गाए जाते थे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स में। तो इस तरह के बहुत से इवन ट्रेडिशनल डांसेस जैसे गरबा ले लो, बिहू ले लो, भांगड़ा ले लो, रिचुअल्स एंड कस्टम्स परफॉर्म किए जाते थे अलग अलग वेडिंग्स, अलग अलग फेस्टिवल्स में। तो ये मानना था लोगों का कि ये चीज़ें जो हैं ये उनके आने वाले जनरेशन तक भी पास ऑन होनी चाहिए। जो चीज़ें ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में रह के हमसे एक दूर रखी, हमें अपनी ही कल्चर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंट रखा गया, ठीक है, वो चीज़ें हमने वापस से रिवाइव करके आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी को हमने आगे भेजनी है, ठीक है। इट हैज़ टू बी पास्ड ऑन, ओके, ठीक है बच्चों। अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं बेटा। जो आपका थर्ड सब हेडिंग आएगी वो आएगा नेशनल फ्लैग, ठीक है। नेशनल फ्लैग आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है साइड पे, तो ये पिक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये पिक्चर पेपर में बहुत बारी आई हुई है, ठीक है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस तो आएंगे आपको हिस्ट्री से एंड पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है। तो आपने सारी पिक्चर्स बहुत ध्यान से पढ़नी है, उनके नीचे बॉक्स में इन्फॉर्मेशन क्या दिया है उसको भी ध्यान से समझना है, ठीक है। अब क्या हुआ, नेशनल मूवमेंट डेवलप होनी शुरू हो गई थी, सब चीज़ें। अब क्या हुआ, नेशनल मूवमेंट डेवलप हो रही थी, ठीक है। अलग अलग चीज़ें जो थी हमारे दिल में, हमारे दिमाग में बैठ रही थी, अलग अलग कलेक्टिव आइडेंटिटी के थीम्स हमारे दिमाग में बैठ रहे थे कि हमने कैसे भारत माता को विजुलाइज़ किया, कैसे अपने आप को रिलेट किया, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान भारत माता से है। फिर हमने अपने फोकलोर को रिवाइव किया, जो कि हमारा अपना ही एक ट्रेडिशन एंड कल्चर है, जिसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी था ताकि आने वाली पीढ़ी उस चीज़ को समझ सके। तो जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट डेवलप करती गई बेटा, जो लीडर्स थे ना नेशन के, वो बहुत ज़्यादा अवेयर होने लग गए कि हमें कुछ आइकन्स एंड सिम्बल्स क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे लोगों को यूनिफाई किया जा सके, उनके अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को कूट कूट के भरा जाए, उनको इंस्पायर किया जाए, ठीक है, मोटिवेट किया जाए। तो जब स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी ना बंगाल में, उस वक्त बेटा तिरंगा झंडा जो था ना वो 3 रंग में आता था। उस वक्त का जो झंडे के रंग थे वो थे रेड, ग्रीन एंड येलो। आज के झंडे से इन कलर्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और उसको डिज़ाइन ऐसे किया गया था कि उसके अंदर 8 लोटसेस थे, 8 कमल के फूल थे, 8 फूल थे कमल के, जो कि ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे। और एक क्रिसेंट मून था। क्रिसेंट मून हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। देखो मून के हिसाब से हम अपने जो कैलेंडर की डेट्स रहती हैं, है ना, हमारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं, उनकी तारीखें तय की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम्स के लिए तो जो मून है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, उनके तो झंडे में भी मून आता है, ठीक है। तो क्योंकि उस वक्त हिंदू एंड मुस्लिम्स तो एक थे ना, यूनिफाइड थे, तो उनको उन्होंने एज इट इज़ विद द क्रिसेंट मून शो किया था अपने झंडे के अंदर। फिर जब 1921 के दौरान जब ये अलग अलग मूवमेंट्स गांधी जी ने शुरू करी, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, तो गांधी जी ने इस स्वराज फ्लैग को वापस से रीडिज़ाइन किया। रहे इसके अंदर 3 ही रंग, लेकिन वो रंग जो थे रेड, येलो एंड ग्रीन से रेड, ग्रीन एंड वाइट हो गए। और जो 8 लोटसेस थे, क्रिसेंट मून था, सब हट गया और एक सेंटर में उन्होंने स्पिनिंग व्हील दे दिया। और स्पिनिंग व्हील तो आपको पता है गांधी जी चरखा सूत काटते थे उस पर, ठीक है, चरखा चलाते थे। और उनका स्पिनिंग व्हील का जो आइडियल था, आइडियोलॉजी थी, उसके पीछे क्या थी कि सेल्फ रिलायंस, यानी कि खुद पे निर्भर रहो। कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकेम अ सिंबल ऑफ डिफायंस। तो जब भी बेटा इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उनके बनाए कानून, उनके बनाई पॉलिसीज़ के अगेंस्ट, वो हमेशा ही हाथ में झंडा लेके प्रोटेस्ट मार्च में उतरते थे, ठीक है। अब आप इस पिक्चर में देखो बेटा, इस पिक्चर में आपको भारत माता का एक विजुअल दिखाया। अब पिछले भारत माता के विजुअल से ये बिल्कुल अलग है। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अलग अलग आर्टिस्ट ने अपने हिसाब से भारत माता को एक अलग पहचान देनी शुरू कर दी, एक अलग रूप देना शुरू कर दिया। थी तो वो एक लेडी, थी तो एक फीमेल फिगर, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन हर एक ने अपने हिसाब से करनी शुरू कर दी। अब भारत माता, अब बिंदना टैगोर की देखो और इस आर्टिस्ट की देखो, तो दोनों में आपको फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक त्रिशूल नज़र आ रहा है, राइट, आपको एलिफेंट नज़र आ रहा है एंड आपको यहाँ पे लायन नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली सिंबल्स हैं पावर एंड अथॉरिटी के, कि अब जो पावर और अथॉरिटी है वो हमारे हाथ में आनी चाहिए और हम लेकर रहेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा, अब हम लास्ट सब हेडिंग पे आ जाते हैं। और ये आपने क्या लिखनी है बेटा, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो पहली हेडिंग क्या थी बच्चों, भारत माता, दूसरी थी फोकलोर एंड फोक सॉन्ग्स, तीसरी नेशनल फ्लैग एंड चौथी आती है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री।
तो समझ लेते हैं री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री का क्या मीनिंग होता है। मतलब इट मीन्स टू लुक इनटू योर हिस्टोरिकल इवेंट्स विद अ न्यू पर्सपेक्टिव, एक नई सोच, एक नए नज़रिए के साथ अपने हिस्टोरिकल इवेंट्स को देखना, उनको समझना, जो कि पहले इग्नोर थे, आपको मिस रिप्रेजेंट किए गए थे। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इंडियन लीडर्स एंड हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को री राइट करना स्टार्ट कर दिया, इंडिया के रिच कल्चर को शो किया, अचीवमेंट्स, ब्रेवरी, ताकि आपके अंदर वो एक प्राउड वाली फीलिंग आए, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को समझने की एक आपको वो रिलेटेबिलिटी आए इसके अंदर, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी मैनी इंडियंस बिगैन फीलिंग दैट टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड, एक अगर आपको शान महसूस करनी है अपनी देश के प्रति, इंडियन हिस्ट्री को अलग तरीके से समझना पड़ेगा। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो इंडियंस को कैसे देखा कि ये तो बहुत बैकवर्ड है, ये तो बहुत ही प्रिमिटिव है ना, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये अपने आप को गवर्न तक नहीं कर सकते, है ना, रूल नहीं कर सकते। तो बदले में रिस्पॉन्स में इंडियंस ने क्या किया? दे स्टार्टेड लुकिंग बैक इन टू द इंडियंस ग्रेट अचीवमेंट्स। हमारी हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स क्या थी हम उसको जानते हैं। तो उन्होंने लिखना शुरू किया अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट्स इन द एशियन टाइम्स, ताकि आने वाली पीढ़ी तक हमारी जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, जो बड़े बड़े लैंडमार्क्स हुए हैं हिस्ट्री के अंदर, वो आने वाली जनरेशन को भी समझ में आने चाहिए, ठीक है। दे कुड रिलेट टू द हिस्ट्री ऑफ देयर कंट्री। तो किस किस चीज़ के बारे में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया बेटा? हर एक चीज़, भले वो आर्ट हो, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथ्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलॉसफी, क्राफ्ट, कुछ भी नाम लो एंड इट्स देयर, ठीक है, कि कैसे वो फ्लरिश किया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमें उस चीज़ से बिल्कुल इग्नोर रखा, दूर रखा। सो दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वाज फॉलोड बाय अ हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड। इंडिया को जब कॉलोनी की तरह रूल किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, तब उस टाइम जो हमारा ग्लोरियस पास था ना, उसको एक डिक्लाइन की तरह दिखाया गया, हमें उस चीज़ से अनजान रखा गया, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री हमारी डिक्लाइन हो गई थी ना, काफ़ी सारी ऐसी डोमिनेशन के अंदर हमारी जो चीज़ें थी वो हमने चाहकर भी उसको हमने एक्सप्रेस नहीं किया, उसको हमने पोर्ट्रे नहीं किया अपनी कंट्री के बाकी लोगों तक, ठीक है। सो दीज नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज अर्ज द रीडर्स टू टेक प्राइड इज इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स इन द पास्ट एंड स्ट्रगल टू चेंज द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल। मतलब ये जितनी भी हिस्ट्रीज थी ना, इनको लिखने का एक ही पर्पस था कि जो इंडिया के पास्ट में इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की गई हैं, उन सारी अचीवमेंट्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा प्राइड लेना चाहिए। यू शुड फील प्राउड ऑफ इट, ठीक है। और क्या हमारी मिजरेबल कंडीशंस रही ब्रिटिश इंडिया के रूल के टाइम, और कैसे हमने स्ट्रगल कर करके उन कंडीशन से अपने आप को बाहर निकाला, ठीक है बच्चों। तो ये आपका लास्ट हेडिंग रहेगी, सब हेडिंग रहेगी इस आंसर की। और अंत में बेटा छोटी सी एक और चीज़ है जो आपको समझनी है, वो आती है आपकी लिमिटेशंस, ठीक है। कोई भी चीज़ आप करने जाते हो तो उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं। अब इसके अंदर क्या था, जो एफर्ट था यूनिफाई करने का लोगों को विदाउट प्रॉब्लम्स, तो वो निकला ही नहीं ना। वो एफर्ट में आपने कोशिश करी लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। क्या प्रॉब्लम थी? देखो, आप पास्ट ग्लोरीफाई कर रहे हो, ठीक है, आप किस चीज़ को अहम दे रहे हो, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। हमने दी इम्पोर्टेंस सिर्फ हिंदू धर्म को। जितने हमने इमेजेस दिखाई, यहाँ पे भारत माता भी दिखाई, तो वो हिंदू धर्म को रिलेट करती हुई दिखाई। उसने जो पहरावा डाला, जो साड़ी डाली हुई है, ठीक है, वो भी हिंदू धर्म के ही स्टाइल ऑफ क्लोथिंग को रिफ्लेक्ट कर रही है। हिंदू आइकॉनोग्राफी से हमने सब चीज़ें ड्रॉ करी। तो लोग जो थे ना दूसरी कम्युनिटीज़ के, उनको ऐसे लग रहा था कि देवर फेल्ट लेफ्ट आउट, कि हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है इस भारत की यूनिफिकेशन के साथ, है ना, इस कंट्री की नेशनल आइडेंटिटी में हमें तो बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। तो इस तरह की कुछ छोटी चीज़ें थी जो इस यूनिफाइंग एफर्ट की रास्ते में कुछ कहीं आप कह सकते हो कि बाधाएं बन के खड़ी हो रही थी, ठीक है बच्चों। तो अंत में ना आप एक छोटा सा कंक्लूजन देखोगे तो ये कंक्लूजन सारी की सारी जितनी हमने अभी तक चीज़ें पढ़ी हैं कि इंडियंस ने कैसे स्ट्रगल किया, ठीक है, कांग्रेस में महात्मा गांधी के अंदर कैसे लोगों ने उनकी लीडरशिप के अंदर अपने जो उन्होंने मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज़ करी थी, तो उन्होंने अपने अपने जो ग्रीवियंसेस थे, जो अपनी कंप्लेंट्स थी, किस तरह से उनको सताया जा रहा था, उसके अंदर कैसे उन्होंने उस डिमांड्स को पूरा करने का एक रास्ता ढूंढा उनकी मूवमेंट्स के थ्रू। और ये मूवमेंट्स ने नेशनल यूनिटी को फोर्ज किया, लोगों के अंदर इस चीज़ की भावना पैदा की कि हम सब एक हैं। और डाइवर्स ग्रुप्स तो आप देख ही चुके हो कि सब ने पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में। ट्राइबल्स थे, पीजेंट्स थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, वुमेन थी, सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस थी। और जो ये ग्रीवियंसेस थे जो
इनकी कंप्लेंट्स, इनकी डिमांड्स, इनके जो दुख, इनको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो इतनी वाइड रेंजिंग थी कि इन्होंने बोला कि अब हमें इस कॉलोनियल रूल से क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ठीक है। और उस फ्रीडम का मतलब सब लोगों के लिए अलग अलग था। स्वराज वॉज अ डिफरेंट नोशन फॉर द डिफरेंट पीपल। तो कांग्रेस ने कंटिन्यूसली सबके डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करी कि एक की डिमांड दूसरे की डिमांड के ऊपर भारी ना पड़े, एक ग्रुप को ऐसा ना लगे कि हमें दूसरे से अलग कर दिया गया है, उस यूनिफाइड प्रोसेस से हमें बाहर निकाल दिया गया है। तो इस यूनिटी के मूवमेंट के अंदर काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी और किस तरह से अलग अलग ग्रुप्स ने अपनी डिमांड्स को उस मूवमेंट का हिस्सा बनाया, और कांग्रेस ने कैसे अपनी नेशनल यूनिटी के अलग अलग स्टेप्स लिए टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स द यूनिफाइड नेशन, ठीक है। और उसके चलते काफ़ी सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ी। अपने ही कांग्रेस पार्टी के अंदर काफ़ी सारे इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हुए, जिस चीज़ को उन्होंने रिजॉल्व भी किया, और बहुत से ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ एग्रीमेंट्स किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को इसके अंदर इंटीग्रेट किया जा सके, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट वाज इमर्जिंग वाज अ नेशन विद मैनी वॉइसेस, ठीक है। अलग अलग आवाज़ें, अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग डिमांड्स थी, और सभी एक ही चीज़ चाहते थे बेटा। आवाज़ एक थी, भले ही उनकी सोच अलग अलग थी, लेकिन चाहते क्या थे, वो कॉलोनियल रूल से फ्रीडम चाहते थे, ठीक है। अब आपको ये अंत में बेटा क्विट इंडिया मूवमेंट दिया हुआ है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अक्सर वैसे ये पेपर में कभी आया नहीं है, लेकिन हमने कोई चीज़ छोड़ के नहीं जानी है। तो गांधी जी ने एक मूवमेंट लॉन्च करी थी जिससे कि वो चाहते थे कि कंप्लीट विड्रॉल कर लें ब्रिटिशर्स इंडिया में से, और क्विट इंडिया मूवमेंट की को कंटिन्यू करने के लिए, या इस मूवमेंट को आप कह सकते हैं लॉन्च करने के लिए, ठीक है। एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी उसकी मीटिंग रखी गई थी वर्धा में 14 जुलाई 1942 को, जहाँ पे इस क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन था वो पास किया गया था कि अब पावर जो है ना ब्रिटिशर्स के हाथों से इंडियंस के हाथों में आ जानी चाहिए, और ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ के चले जाना चाहिए। तो 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी आई, उसने भी इस रेजोल्यूशन को और ज़्यादा बढ़ावा दिया और बोला कि हम मास स्ट्रगल करेंगे, अगेन नॉन वायलेंट तरीके से करेंगे और बहुत ही वाइडर स्केल पे करेंगे। और इस ओकेजन पे गांधी जी ने एक बहुत बड़ी स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो। सो ये जो कॉल ऑफ क्विट इंडिया था ना, इसने पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी को, यानी कि पूरी कंट्री को स्टैंड स्टिल पे ले आया था। मतलब लोगों ने वॉलंटरी अपने आप को इस मूवमेंट का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया, उनके अंदर वो जोश उत्साह देखने को मिला। हड़ताल, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोसेशन, सब जगह, और सब जगह ज़ोरों शोरों से नेशनल सॉन्ग्स एंड स्लोगन्स जो थे वो गाए जा रहे थे। मतलब एक ट्रू मास मूवमेंट थी, ठीक है, जिसमें सभी मतलब स्टूडेंट से लेके वर्कर्स, पीजेंट, सब इसका हिस्सा बने। और बहुत से लीडर्स ने एक्टिव पार्टिसिपेट किया, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, और कुछ वुमेन पार्टिसिपेशंस थी इनके अंदर, जैसे कि मातंगनी हजरा इन बंगाल एंड कनकलता बरुआ इन असम एंड रामा देवी इन ओडिशा। ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली अपना ब्रूटल फोर्स तो शो करना था इस बढ़ती हुई एजिटेशन की तरफ, तो फिर भी 1 साल लग गया इस मूवमेंट को सप्रेस करने में, ठीक है। लेकिन अंत में क्या हुआ बेटा, इंडिया जो था 1947 में आज़ाद हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको इस मॉड्यूल की एक्सप्लेनेशन क्लियर होगी। और बच्चों, जैसे मैंने क्वेश्चन बताया उसको वैसे ही अटैम्प्ट करके आना है, और आई एम श्योर आप पेपर अच्छे से इस तरह से अगर आप लिख कर आओगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता अच्छे नंबर लाने से, ठीक है बच्चों। सो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और इसी तरह हम और भी आगे चैप्टर्स को इसी तरीके से इंटरेस्टिंग एंड ईजी मैनर से आपको समझाते रहेंगे।